वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है वर्ब। टुडेज टॉपिक इज वर्ब। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वर्ब, और वर्ब की क्लास 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 1 में आपको पढ़ाया गया था व्हाट इज अ वर्ब एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ब। आपको पढ़ाया गया था वर्ब 3 तरह की होती हैं, ऑक्सिलरी, ऑर्डिनरी और नॉन फाइनाइट्स। इनको एक्सप्लेन किया गया था। ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ऑर्डिनरी वर्ब आपकी 2 तरह की होती हैं, रेगुलर, इरेगुलर और ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ऑर्डिनरी वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं या मेन वर्ब भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट आपका था डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। ये 3 होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंट और पार्टिसिपल। वर्ब के सेकंड क्लास में आपको पढ़ाया गया है व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ मॉडल्स। मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल्स के करेक्ट यूजेज क्या होते हैं। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब। वर्ब के करेक्ट यूजेज क्या होते हैं, वर्ब के रूल्स क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पॉटिंग एरर। या कह सकते हैं कि वर्ब में मेन रूल्स क्या होते हैं, वर्ब के यूजेस कैसे होते हैं, वर्ब का एरर कैसे आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, लगभग 12 रूल्स हैं, वो पढ़ाएंगे। वैसे तो आपने YouTube पर वर्ब के तमाम वीडियो देखे होंगे और कई वीडियोस में आपको ढेर सारे रूल्स पढ़ाए गए होंगे, लेकिन आपको आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 12 रूल्स डिस्कस करूंगा। और मेरा आपसे ये वादा रहेगा, ये भरोसा रहेगा, ये प्रॉमिस रहेगा कि अगर एग्जाम में वर्ब की एरर आएगी तो इन 12 रूल्स से बाहर नहीं आएगी। इट्स माई गारंटी, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। क्योंकि ये मैं ऐसे ही वादा नहीं कर रहा हूं, मैंने 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है और जो पढ़ाया है उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कुछ सिलेक्टेड रूल्स आप ले लाए हैं। और इन रूल्स को पढ़ने के बाद आपको कभी भी वर्ब की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जब भी आपको वर्ब की प्रॉब्लम हो तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आई एश्योर्ड यू, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वर्ब होता क्या है आपको पढ़ाया गया, तो वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब का मतलब होता है एक्शन या काम। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर आप फॉर्म करेंगे तो उसमें वर्ब का यूज जरूर होता है। नाउन के बगैर सेंटेंस बन सकता है, प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस बन सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन के बगैर सेंटेंस बन सकता है, लेकिन दोस्तों वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का आधार होता है। और आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस। क्योंकि अंग्रेजी में हम कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो सेंटेंस होते हैं। और सेंटेंस में बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो आज हम इस टॉपिक का नाम एक और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है। हम इसका नाम दे सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि यहां पर हम आपको यह सिखाने जा रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ वर्ब एग्री विद व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है। और अगर आपको ये रूल आ गया, आपको पता नहीं, मैंने कहा था सेंटेंस होता है इंपॉर्टेंट चीज। और सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस रूल को पढ़ने के बाद
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को पढ़ने के बाद आपका लगभग 70% ग्रामर तैयार हो जाती है। स्पॉटिंग एरर में सबसे ज़्यादा एरर जो पूछी जाती हैं वो इसी रूल से आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स आता है, अगर आपको ये वीडियो तैयार कर लिया, अगर आपने ये 12 रूल्स तैयार कर लिए, तो आपको मानिएगा 70% ग्रामर आपकी तैयार हो जाती है। क्योंकि जब भी आप एरर करें दोस्तों, होता क्या है, मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो स्पॉटिंग एरर से होती है। और वो इसलिए होती है कि बहुत लोगों ने ये डर ये हवा बैठा दिया है कि स्पॉटिंग एरर बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर बहुत टफ है। लेकिन ये उनका भ्रम है, गलत है। स्पॉटिंग एरर बहुत आसान होता है, बस थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो पता है, एरर में आप जब भी एरर चेक किया करें तो पता, बहुत बच्चों को क्या होता है, वो सेंटेंस में एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो ढूंढ क्या रहे होते हैं। तो सोचो, अगर हम आपसे कहते हैं चलो ढूंढो, और आपको ये नहीं पता आप ढूंढ क्या रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। इसी वजह से अगर आपको ये नहीं पता सेंटेंस में ढूंढना क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरर करें, एरर डिटेक्शन आए, तो सबसे पहले आप सेंटेंस में ढूंढा करो कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखा करो वर्ब कहाँ लिखा हुआ है। और बस अगर आपने फिर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करा लिया तो समझ जाइएगा आपका 70% सेंटेंस चेक हो जाएगा। और पता सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है? सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर। डूअर का मतलब होता है कर्ता, और जो कर्ता होता है वो या तो नाउन होता है या आपका प्रोनाउन होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की चेक करने से नाउन की एरर होगी आपको मिल जाती है, प्रोनाउन की एरर होगी आपको मिल जाती है, वर्ब की एरर होगी आपको मिल जाती है। और आपको पता आर्टिकल्स हमेशा नाउन पहले होता है, तो अगर आर्टिकल की एरर होगी तो आपको मिल जाएगी। एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। तो इस तरह से लगभग आपका 70% सेंटेंस चेक हो जाता है। और अगर सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है, तो फिर आगे देख लो ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, उससे पता चल जाता है। तो आपका एरर डिटेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, इसकी बात करते हैं। तो पता है, इसमें आपका जो पहला और इंपॉर्टेंट रूल है उसका नाम है SSPP। तो याद रखिएगा, मैं कोई बहुत लंबे बड़े बड़े रूल्स लिखाने वाला ना हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े रूल्स लिखाते रहते हैं। यहाँ पर रूल्स लिखाने नहीं जा रहे, रूल्स समझने हैं, और आपको रूल्स भी रटने नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है, पहला रूल आपका ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बड़ा, सबसे मेन फार्मूला होता है SSPP। अब देखिए SSPP क्या होता है? SSPP का फुल फॉर्म होता है, S फॉर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस S का फॉर्म मतलब हो जाता है सिंगुलर वर्ब। और P फॉर का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और इस P का मतलब हो जाता है प्लूरल वर्ब। तो बस हमें यही सीखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, मतलब SS। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो है SSPP का फार्मूला। तो जब भी आप एरर चेक करें तो आप बस ये देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। और ये कोई नई बात नहीं, आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब देखिए, जैसे सपोज अ बॉय इज प्लेइंग, तो इसका मतलब हो गया अ बॉय सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग वर्ब है। तो बॉय कितना, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आई? इज सिंगुलर आई हुई है। और अगर कर दिया जाए बॉयज, तो हो जाएगा आर प्लेइंग।
अब यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि बॉयज इंग्लिश में जब भी कोई एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग होती है तो वो सिंगुलर होता है और एक से ज़्यादा प्लूरल बन जाता है। तो बॉयज प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी आर प्लेइंग कैसी आई है, प्लूरल आई है। तो ये होता है SSPP का फार्मूला। और एक और चीज देखिएगा, सब्जेक्ट मोस्टली हमारा नाउन होता है, तो अगर हम नाउन में, जो हमारा नाउन होता है वो ओरिजिनली सिंगुलर होता है, और जब हम किसी नाउन में यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो नाउन हमारा बन जाता है प्लूरल। और जो हमारी वर्ब होती है उसका ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है, और अगर हम वर्ब में यस ईएस लगा देते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। जैसे अभी देखिए, आपका एक लड़का था तो बॉय लिखा हुआ, और जब ज्यादा हो जाता है यस लगा दिया, बॉय हो जाएगा। ऐसे देखिए सेंटेंस है, अ गर्ल इज, या अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, एक लड़की गीत गाती है। तो सब्जेक्ट क्या है, अ गर्ल है, सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब कैसी आई, सिंग्स, सिंगुलर आई है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाया। कैसे बनाया, सिंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगा दिया गया। और अगर हमारा बना दिया जाए गर्ल्स, तो यहां पर हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गीत गाती हैं, अगर एक से ज्यादा लड़की है तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स से करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो रही, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब ये देखिए मैंने क्यों बताया, मैंने क्या बनाया, व्हेन एस इज एडेड टू द नाउन, the noun becomes plural, and when s is added to the verb then verb becomes singular। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कई सेंटेंस आ जाए, सपोज एक सेंटेंस आ जाए बॉयज प्लेस, और अगर कहीं सोचो यार सर ने कहा था यस यस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है, यहाँ भी यस लिखा हुआ है, मामला बराबर है, तो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं होता। क्या होता है कि अगर हमने यस लगा दिया तो ये कैसा होगा, प्लूरल, तो यहाँ पर हमें प्लूरल चाहिए, और यस लगाने से सिंगुलर बन जाता है, तो यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो आई थिंक आपका फर्स्ट रूल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट SSPP का फॉर्मूला कैसे लगता है वो क्लियर हो गया। और अगर आपने एक फार्मूला सीख लिया तो आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल आपको आ चुका है। अब आपको कुछ और छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, और आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है क्लास वर्ब, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिखने का यही उद्देश्य है कि आप इसको एक वीडियो को मत समझिएगा, आप सोचिएगा आप क्लास कर रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ते ना उस तरह से आप पढ़ रहे, हर चीज़ को नोट करते जाइएगा, और इस वीडियो को खत्म होते हुए आपकी एक इंपॉर्टेंट क्लास खत्म हो जाएगी, और इसके बाद आपकी वर्क की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो बात करते हैं सेकेंड रूल की। सिर्फ आपको 12 रूल्स सीखने हैं, और ये 12 वो गोल्डन रूल्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो 12 रूल्स हैं वो आपका इंग्लिश सीखने का नजरिया बदल देंगे, और अभी तक जो आपको स्पॉटिंग एरर से डर लग रहा था बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल आपका है सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट बराबर पी। सेकेंड कॉन्सेप्ट कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट बराबर पी। यानी कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा पी भी मतलब प्लूरल आएगी। पी फॉर प्लूरल, वी फॉर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन योर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड
वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अब देखिए, चाहे ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हों तो भी आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे दोनों सब्जेक्ट आपके प्लूरल हों तो भी प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे ये सिंगुलर हो ये प्लूरल हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे ये प्लूरल हो ये सिंगुलर हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। यानी कि किसी भी तरह के दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा कैसी लगनी है, प्लूरल लगनी है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अ डॉक्टर एंड अ नर्स आर वर्किंग। अब देखिएगा, अ डॉक्टर एंड अ नर्स, डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर है, एक है, नर्स कैसी है, सिंगुलर है, एक है, और वर्ब कैसी आई, आर, प्लूरल आई हुई है। दूसरा, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर वर्किंग। अब देखिए यहां पर डॉक्टर्स यस लगा दिया, कैसा बन गया, प्लूरल, नर्सेस में यस लगा दिया, कैसा बन गया, प्लूरल, तो भी आपकी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ डॉक्टर एंड नर्सेस, तो भी आपका आएगा आर वर्किंग। तो आपने क्या लिखा, चाहे हम ऐसा कर दें, डॉक्टर्स एंड अ नर्स, तो भी हो जाएगा आर वर्किंग। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि कैसे भी दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल, चाहे दोनों सिंगुलर हो चाहे दोनों प्लूरल हो, चाहे एक सिंगुलर हो या एक प्लूरल हो। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अब देखिए इसका एक्सेप्शन क्या है, याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वो बच्चों एक्सेप्शन होता है। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है, लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अब देखिए अपवाद क्या है, एस एस प्लस एंड प्लस एस एस बराबर एस बी। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अगर दो एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड जुड़े हैं, तो एक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। अब ये कब होगी, ये तब होती है जब हमारे ये दोनों सब्जेक्ट रिफर टू सेम पर्सन और थिंग, किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को संकेत करें, रिफर करें, या अगर हमारे दोनों सब्जेक्ट आपस में एग्री हो रहे हो, तो इस सिचुएशन में हमारी वर्ब सिंगुलर आती है। अब देखिए एग्री कैसे होते हैं और सेम पर्सन को रिफर कैसे करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, जैसे अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट हैव डाइड, और एक सेंटेंस आपका है, अ पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैज डाइड। अब आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है, तो दोस्तों दोनों सेंटेंस सही है। यहां पर देखिए लिखा हुआ अ पोइट और अ ड्रामेटिस्ट और हैव आया हुआ है, सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर अ पोइट और ड्रामेटिस्ट लिखा हुआ है, यहां पर हैज आया हुआ है, सेंटेंस इज करेक्ट। बस फर्क क्या है कि जब आर्टिकल आ या दा कुछ भी दोनों नाउन पहले आ जाए तो ये दोनों नाउन
दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वर्ब आती है प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल सिर्फ पहले आए और यहाँ पर ना आए तो मतलब ये दोनों सेम होते हैं, मतलब जो पोइट है वही ड्रामेटिस्ट है, एक ही आदमी होता है, इसलिए वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर होती है। ये तो हो गया आपका सेम पर्सन। अब देखिए सेम थिंग भी हो जाती है, जैसे सेम थिंग कैसे करते हैं। अब देखिए सेम थिंग हमारा होता है जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब देखिए एक ब्रेड सब्जेक्ट है, एक बटर सब्जेक्ट है, दोनों एड्स जुड़े हैं, इसके हिसाब से वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये यहां पर हमारा क्या हो रहा है, सेम थिंग की बात कर रहा है, मिलकर के ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऐसे देखिए आप एग्री कैसे होते हैं, जैसे एक सेंटेंस आपका है 2 and 2 makes 4। अब देखिए 2 एक सब्जेक्ट है, 2 एक सब्जेक्ट, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर मैक्स, क्योंकि एग्री होकर के 4 बना रहे हैं। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, अगर आपस में एग्री होंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सेम पर्सन या सेम थिंग की बात करेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। दोस्तों नोट करते जाइएगा, आपने अगर ये रूल्स नोट कर लिए तो ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर आपके सब्जेक्ट की बनावट हो, जैसे कि एक सब्जेक्ट हो और इसके बाद अगर विद हो, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, besides, as well as, and not, no less than, in addition to, including। अगर आपका एक सब्जेक्ट हो और इसके बाद इनमें से कोई एक कंजंक्शन आ जाए और इसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसी आती है, ये हमारा रूल है। यानी रूल कहता है कि व्हेन योर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, टुगेदर विथ, along with, like, unlike, besides, as well as, and not, no less than, in addition to, including, इनमें से किसी एक से शामिल होते हैं तो हमारी वर्ब कैसी आती है इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस सिचुएशन में अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट ऐसी है तो जो वर्ब आती है वो आती है इस सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी लिख लीजिएगा, ये आती है अकॉर्डिंग टू, नोट भी कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से वर्ब आती है। अगर ये पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही
he as well as his friends have come। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें he as well as his friends have come, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, he और his friends को किसने जोड़ा है, as well as ने, और as well as मीन्स होता और भी, और ये इस लिस्ट में से आ रहा है, तो इनमें से कोई कंजक्शन होगा तो वर्ब किसको देखेगी, पहले वाले को, तो he सिंगुलर है तो दोस्तों यहाँ पर have नहीं होगा, क्या हो जाएगा, has हो जाएगा। और देखिएगा she with her parents are going। तो देखिए यहां पर सी विद हर पेरेंट्स आर गोइंग की सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी और हर पेरेंट्स को किसने जोड़ा, विद ने, तो यहां पर आपका सी सिंगुलर है तो यहां पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज गोइंग। तो इस तरह से अब सेंटेंस आपके राइट होंगे। ऐसे और एग्जांपल देखिएगा, कई एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं, जैसे you along with your uncle were present। अब देखिए यू और योर अंकल को किसने जोड़ा, along with ने, तो यानी कि यहां पर हमारा पहला क्या, यू प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। ऐसे और एग्जांपल लिखिएगा, एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि he no less than I am guilty। बच्चों ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई के साथ एम आता है, और ये सेंटेंस लगता है बच्चों को सही है, क्योंकि आई एम गिल्टी लिखा, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही और आई को जोड़ा किसने है, नो लेस देन से, जो आपके इस रूल से आ रहा है। तो नो लेस देन होगा तो पहला वाला देखा जाता, तो ही सिंगुलर है, यहाँ पर एम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऐसे आपका है राधा and not her friends have beaten पप्पू। तो देखिए यहां पर राधा एंड नॉट हर फ्रेंड्स हैव बीटन पप्पू। अब हम आपको ये सिखाने की कोशिश करें कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद एंड नॉट, नो लेस देन से जुड़े होते हैं, तो वर्ब पहले वाले को क्यों देखती है, क्योंकि डूअर जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो पहला ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक राधा है और एक उसकी फ्रेंड्स हैं, और काम क्या हुआ, पप्पू की पिटाई हुई है, तो जिसने पिटाई करी उसी हिसाब से वर्ब आती है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर पिटाई कौन कर रहा है, साफ साफ कर रहा है राधा करी, ना कि सहेलियों ने। तो राधा एक है, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैज बीटन पप्पू। तो याद रखिएगा हमें क्या सीखा है कि जो हमारा वर्ब आता है वो डूअर को देखता है, इसलिए रूल लागू होता है। आइए नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 4। तो ये रूल्स आई होप आपको मजा आ रहा होगा, नोट करते जाइएगा और सीखते जाइएगा। एक बार अगर आपने क्लास को, इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आपको कभी भी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि जैसे कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, इसके बाद और या नॉर आ जाए, और फिर एक सब्जेक्ट हो, ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसी होगी। यानी अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो कि दो सब्जेक्ट अगर और नॉर से जुड़े हैं
तो जो वर्ब आती है वो याद रखिएगा बच्चों आती है इस सब्जेक्ट के हिसाब से। इसको लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट जैसा होता है उसके हिसाब से आती है। यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। निकटतम सब्जेक्ट देखा जाता है। जैसे आइदर ही और his brothers have stolen my pen। अब देखिए यहां पर ही और हिज ब्रदर्स को किसने जोड़ा है? और ने। और जब और नार होता वर्ब किसको देखते हैं? नीरेस्ट को। ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए क्या आया वहां पर? हैव। जब ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल हैव आई हुई है। और अगर लिख दिया जाए neither she nor her friends are singing। अब देखिए नाइदर के बाद सी है, नॉर के बाद हर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो भी क्या आएगा? आर आएगा। और देखिएगा either you are your parents या are your father are coming। अब देखिए यू और योर फादर को किसने जोड़ा? और ने। और आपको पता है फादर सिंगुलर है तो यहां पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? When your two subjects are connected with or and or तो वर्ब एग्री करती है according to nearest subject। Now rule number 5 फटाफट नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर और आई होप यू आर एंजॉइंग दीज रूल्स। और कभी भी ध्यान रखिएगा इंग्लिश को या रूल्स को ये सोच के मत पढ़ा करो कि हम नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि हम कुछ सीख रहे हैं, तभी आपका इसमें इंटरेस्ट लगेगा, तभी आपकी लर्निंग होगी। तो ना बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट हो, नॉट ओनली हो, इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है और इसके बाद बट आल्सो हो, इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, और ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसे आती है। यानी कि अगर हमारा नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट आए, बट आल्सो के बाद एक सब्जेक्ट आए, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसे आती है? ध्यान रखिएगा जो रूल और नॉर के साथ लागू होता है वही रूल नॉट ओनली बट आल्सो के साथ लागू होता है कि यहां पर भी जो हमारी वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, यानी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। यानी हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट जैसा होगा, निकटतम सब्जेक्ट जैसा होगा, वर्ब हमारा उसी तरह का आएगा। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा। जैसे नॉट ओनली रामू बट आल्सो श्यामू हैज सीन दिस मूवी। अब देखिए बच्चों यहां पर नॉट ओनली के बाद रामू है, बट आल्सो के बाद श्यामू है, और नॉट ओनली मींस होता है न केवल, बट आल्सो मींस तो बल्कि। तो यहां पर रामू और श्यामू दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ा है, और जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ते हैं तो वर्ब किसको देखते हैं? नीरेस्ट को। श्यामू सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा? है जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली यू बट आल्सो
योर मदर हैज रेड दिस बुक। अब देखिए नॉट ओनली के बाद यू प्लूरल है, बट आल्सो के बाद योर मदर सिंगुलर है, वर्ब किसको देखेगी, नीरेस्ट को, तो यहां पर क्या आया हुआ, हैज आया हुआ। अब देखिए आपके एग्जाम में एरर कैसे आती है, जैसे नॉट ओनली सी एंड आल्सो हर सिस्टर्स was playing। अब देखिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? नॉट ओनली के बाद क्या लिखा, सी सिंगुलर है, और यहां पर देखिए आपको कहा गया बताया गया कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है, एंड आल्सो कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। तो यहां पर एंड आल्सो कर दिया, गलत है। तो क्या होना चाहिए यहां पर आपका होना चाहिए था बट आल्सो। दूसरी बात, इसके बाद एक सब्जेक्ट आया, तो वर्ब किसको देखते, नीडेस्ट को, सिस्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपको वर्ब प्लूरल होगा, वाज नहीं होगा, वर्ब हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखा दें। कभी कभी क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो से दो वर्ब जुड़े होते हैं। जैसे तो अगर दो वर्ब हो तो रूल ये कहता है, अगर तो एक वर्ब आएगा नॉट ओनली की बात और एक वर्ब आता है बट आल्सो की बात। यहां पर एक और चीज हम सीखेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा समान चीजों को जोड़ता है। जैसे एंड हमेशा समान चीजों जोड़ता है, तो ये समान चीजों जोड़ेगा, या तो दोनों हमारे एस एस सब्जेक्ट होना चाहिए, या दोनों वी वी हमारी यानी कि वर्ब होनी चाहिए। अब देखिए कभी कभी सेंटेंस में एरर ऐसी आ जाती है, not only he was beaten but also fined। अब देखिए कभी कभी इधर ऐसे आ जाती है, क्या लिखा है, नॉट ओनली ही वाज बीटन बट आल्सो फाइंड। तो नॉट ओनली के बाद क्या लिखा, ही यानी कि सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट काम करता है, और बट आल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड, ये वर्ब लिखा हुआ है, तो यानी एस बी हो गया। और आपको क्या सिखाया गया, या तो एस एस होगा या वी बी होगा। तो यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ता है और समान चीजों को जोड़ता है, याद रखिएगा, या तो दो सब्जेक्ट जोड़ेगा या दो वर्ब जोड़ेगा। तो हमें देखना है इस सेंटेंस में दो चीजें क्या है। देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ और आगे कहीं भी नाउन प्रोनाउन नहीं है, यानी सब्जेक्ट दूसरा नहीं है। अब हमें देखनी है यहाँ पर फाइंड वर्ब है और बीटन भी वर्ब है, यानी दो वर्ब है। तो रूल कैसे सही होगा, एक वर्ब आएगी नॉट ओनली के बाद, एक आएगी बट आल्सो के बाद। तो बट आल्सो वाला लगा हुआ है, यानी कि हमें ये बीटन चाहिए थी नॉट ओनली की बात, तो कैसे जाएगी, बस हमें क्या करना है, ही वाज को पहले लगा देना। तो सेंटेंस बन जाएगा ऐसा, ही वाज नॉट ओनली बीटन बट आल्सो फाइंड। और देखिएगा एक सेंटेंस है, नॉट ओनली सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन but also her sisters। यानी कि वह केवल अपने ही बच्चों की देखभाल नहीं करती बल्कि अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करती। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली बाद सी लिखा हुआ और बट आल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बट आल्सो के बाद लिखा हुआ है हर सिस्टर्स। हर सिस्टर्स मतलब बच्चों यहाँ पर है हर सिस्टर्स चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन कॉमन है। तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि दो चीजें क्या है, दो चीजें सेम है, हर चिल्ड्रन और सिस्टर चिल्ड्रन। तो कैसे बनेगा, एक आना चाहिए था चिल्ड्रन, उसके नॉट ओनली के बाद एक बट आल्सो के बाद, तो बट आल्सो के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका नॉट ओनली बताएगा, तो इक्वल कैसे होगा, यानी ये सेंटेंस बनेगा सी लुक्स आफ्टर, फिर आएगा यहाँ पर आपका आएगा नॉट ओनली हर चिल्ड्रन बट आल्सो हर सिस्टर्स। कि बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, बहुत कॉमन एरर्स हैं। दोस्तों एक और याद रखिएगा, बच्चे हमेशा वर्ब से डरते रहते, मतलब सब्जेक्ट से डरते रहते हैं, वर्ब से डरते रहते हैं, यानी स्पॉटिंग एरर से डरते रहते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि एरर बहुत हुआ है, एरर को बहुत बड़ा
डर पैदा कर दिया जाता है उनके सामने। लेकिन मेरा मानना है कि जो एग्जाम एरर आती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरर नहीं आती हैं, बहुत ही कॉमन एरर आती हैं, और वो कॉमन एरर मोस्टली सब्जेक्ट और वर्ब की एरर ही होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। मैंने कहा था ना कि सिर्फ हमें 12 रूल्स पढ़ने हैं, और ये 12 वो गोल्डन रूल्स हैं जो आपका वर्ब की जो रूल्स हैं वो पूरी रूल्स कवर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो गोल्डन रूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हम देखिए हम यहां पर सीख क्या रहे हैं, हम यहां पर सीख रहे हैं कि हमारे किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब आती है, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि हम ये सीख रहे हैं कि हमारे कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, और अगर वर्ब की सब्जेक्ट की बनावट ऐसी है तो वो कैसी होती है। अब देखिए यहाँ पर रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो कि ऑफ लगा हो, इसके पहले एक वर्ड हो, तो इसके बाद का वर्ड जनरली जो होता है वो प्लूरल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसे है, यानी हमें क्या सीखना है कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट ऐसी हो कि ऑफ लगा हो, उसके पहले एक वर्ड आएगा, उसके बाद का वर्ड कैसा होता है प्लूरल। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो दोस्त याद रखिएगा हमेशा इस फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, मतलब इस ऑफ के पहले वाले वर्ड के हिसाब से आती है। अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये वर्ब प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। क्या सीखा, अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो ऑफ लगा हो, उसके बाद का वर्ड प्लूरल होगा, उसके पहले एक वर्ड आता है और ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब कैसी होगी, पहले वाले सब वर्ड के हिसाब से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे वन ऑफ द बॉयज हैज हेल्प्ड हिम, और एक सेंटेंस आपका है ऑल ऑफ द बॉयज हैव हेल्प्ड हिम। अब देखिए यहां पर वन ऑफ द बॉयज है, यहां पर ऑल ऑफ द बॉयज है, तो ये वाला फार्मूला है, ऑफ लगा है, इसके पहले का एक वर्ड है और इसके बाद का वर्ड प्लूरल है, तो वर्ब किसको देखिए पहले वाले को, वन है तो यहाँ पर हैज आया हुआ, यहाँ पर ऑफ पहले आल लगा हुआ, आल प्लूरल है तो क्या आया हुआ, हैव आया हुआ। तो हमेशा किसको देखा जाता है, पहले वाले वर्ड के साथ। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है, जैसे none of the girl is none of the girl are singing, ऐसी एरर आती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, none of the girl लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ, तो आपको क्या सिखाया, अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट ऑफ लगा हो, उसके पहले एक वर्ड आता है, तो बात का वर्ड कैसा होता है प्लूरल। एक तो यहाँ पर गलत हो गया, गर्ल नहीं होगा गर्ल्स हो जाएगा, और वर्ब किसको देखेगी, पहले वाले को, नन लगा हो, नन में कोई नहीं, और जब है ही नहीं तो वो सिंगुलर है, तो बच्चों यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 6 है। आइए बात करते हैं रूल नंबर 7। सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड रूल्स हैं। आप देखिएगा आपको YouTube पर कई ऐसे वीडियो पढ़े हैं, कई वीडियो आपने देखे हैं जिसमें वर्ब के तमाम रूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी भी आपको कोई अननेसेसरी रूल्स ना पढ़ाऊँ, सिर्फ वो रूल पढ़ाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके ऊपर कोई ग्रामर का एक्स्ट्रा बोझ ना हो। तो रूल नंबर 7 हमारा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई टाइटल हो, तो वो वर्ब कैसी होती है, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट जो है कोई टाइटल है तो वर्ब कैसी होगी। टाइटल मतलब होता है कोई नाम है, चाहे वो बुक का नाम हो, चाहे वो कंट्री का नाम हो, याद रखिएगा, चाहे वो बुक का नाम हो, चाहे वो कंट्री का नाम हो, और चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है।
तो रूल नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई टाइटल है, कोई शीर्षक, कोई नाम है, चाहे बुक का हो या देश को, चाहे देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, लेकिन अगर वो हमारा प्लूरल भी है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। यानी टाइटल होने पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे जैसे आपका एक बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, द अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। अब देखिए अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर, क्योंकि टाइटल हो गया। और देखिएगा ऑल माई सन्स आर अ गुड नॉवेल। अब यहां पर एक चीज और को आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप ये टेंशन ना लेना हम कैसे जानेंगे बुक का नाम है कि नहीं है, देश का नाम है कि नहीं, तो सेंटेंस खुद ही बताता। अब यहां पर देखिए ऑल माई सन्स प्लूरल है, लेकिन है क्या? एक नॉवेल का नाम है, शीर्षक है, टाइटल है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और देखिए अगर सेंटेंस बना दिया जाए ऑल माई सन्स आर क्राइंग, मेरे सारे बेटे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ऑल माई सन्स है, लेकिन अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट कह रहा है कि हमारा ये टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो वर्ब कैसी आएगी? अब प्लूरल आ जाएगी। ऐसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्टेट्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब इज आ रहा है क्योंकि ये एक देश का नाम है। तो हमने क्या सीखा? अगर हमारा सब्जेक्ट टाइटल है, नाम है, चाहे वो बुक का हो, चाहे देश का हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आनी है? सिंगुलर। आइए बात करते हैं रूल नंबर 8। नोट जरूर करते चलें और इसको आप एक वीडियो न मान करके उस तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ें जैसे आप कोई ऑफलाइन की क्लास को पढ़ते हैं, तब आपको फुल एंजॉय होगा इसका। रूल नंबर 8, 8वां रूल कह रहा है कि अगर हमारे सब्जेक्ट, देखिए हमें वही सीखना है कि कैसा सब्जेक्ट हो तो कैसी वर्ब आती है। अब देखिए रूल हमारा कह रहा है कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो कि मैनी के बाद, अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो कि मैनी के बाद अगर आ जाए तो इसके बाद का जो नाउन होता है वो सिंगुलर होगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर हमारा मैनी के बाद आ नहीं आता है तो नाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब आएगी प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट अ ग्रेट मैनी होता है तो भी नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब आती है प्लूरल। क्या सीखा? अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो मैनी के बाद आ जाए तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मैनी के बाद आ नहीं आता है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अ ग्रेट मैनी होता है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब देखिए कभी भी कुछ रटने की कोशिश मत करो, बस याद रखिएगा हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट मतलब द डूअर, काम करने वाला। तो देखिए काम करने वाला अगर एक है तो वर्ब एक होगी, और ये ज्यादा है तो वर्ब आपकी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर मैनी आ का मतलब होता है कि कईयों में से एक। तो देखिए जैसे बनावट हमारी है मैनी अ बॉय हैज ड्राउन्ड। अब देखिए मैनी अ बॉय मैंने कईयों में से, यहां पर क्या मतलब कि फ्रॉम मैनी बॉयज, कई लड़कों में से एक लड़का डूब गया है, तो यहां पर डूबने वाला एक है तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। और अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाए मैनी बॉयज
हैव ड्राउन्ड। अब देखिए यहाँ पर मैनी के बाद अब प्लूरल नाउन आएगा, यानी तो क्या हो रहा है, कई लड़के। अब ढूंढने वाले कितने, कई लड़के हैं, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। और देखिए अ ग्रेट मैनी मतलब होता है और बहुत से, संख्या और ज्यादा हो जाती है, तो तब भी वर्ब नाउन कैसे आएगा, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगा प्लूरल, जैसे अ ग्रेट मैनी बॉयज हैव deposited their notebooks। तो देखिए सेंटेंस क्या है, अ ग्रेट मैनी बॉयज, मतलब अब देखिए अ ग्रेट मैनी है तो यहाँ पर क्या होगा, बॉयज, यानी बहुत से लड़कों ने अपनी नोटबुक्स जमा कर दी हैं, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये रहा आपका रूल नंबर 8 कि मैनी के बाद आ जाए तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आ नहीं आता है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और अ ग्रेट मैनी होता है तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। अब बात करते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपके 8 के 8 रूल्स तैयार हो चुके हैं। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया रूल है और सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो, अ नंबर ऑफ हो, तो इसके बाद का नाउन प्लूरल होगा और वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर ऑफ है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। क्या सीखा, अ नंबर ऑफ अगर है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ अगर है तो सिंगुलर, सॉरी तो भी प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वर्ब आपकी आती है सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखना, अभी हमने पढ़ाया था आपके कि ऑफ के बाद का नाउन तो हमेशा प्लूरल ही होता है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अब बस ये सीखना है कि आ नंबर है तो प्लूरल क्यों, द नंबर है तो सिंगुलर क्यों। इसको सीखिएगा आर्टिकल से कि आ आर्टिकल होता है और द आर्टिकल होता है। आ इंडिफिनिट आर्टिकल है और द आपका डिफिनिट आर्टिकल। तो द डिफिनिट आर्टिकल है तो एक निश्चित संख्या की बात करता है, वो प्लूरल सिंगुलर मानी जाती है तो वर्ब आती है सिंगुलर। और आ एक अनिश्चित संख्या की बात करता है, वो प्लूरल मानी जाती है तो वर्ब आती है प्लूरल। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज हैव ज्वाइंट दिस बैच। अब देखिए यहां पर आपका अ नंबर ऑफ बॉयज है, तो अ नंबर है तो वर्ब आपके बाद नॉन प्लूरल, वर्ब कैसे है प्लूरल। और अगर यहां पर कर दिया जाए द नंबर ऑफ बॉयज इज नॉट इंपॉर्टेंट, लड़कों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहां पर द नंबर है, एक निश्चित संख्या की बात हो रही है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए एरर कैसे आती है एग्जाम में, एग्जाम में एरर आती है अ नंबर ऑफ बुक्स इज नीडेड। क्या देखिएगा, बच्चा सोचता है आ लगा है तो ए जाएगा, गड़बड़ कर जाता है। तो अ नंबर है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या की बात हो रही है, यानी अ नंबर ऑफ बुक्स मतलब कई बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब आपका प्लूरल आएगा, तो आर हो जाएगा आर नीडेड। नाउ रूल नंबर 10, बस इसके बाद 3 मोर रूल्स और इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, आपका ये वीडियो ओवर हो जाएगा। तो देखिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, रूल नंबर 10 कहता है कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट ऐसी हो कि मोर देन 1 आ जाए, तो इसके बाद का नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब आती है सिंगुलर। लेकिन अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन आ जाए,
और फिर देन वन आए तो फिर वर्ब आपकी प्लूरल आती है। तो क्या सीखा? मोर देन वन अगर है, इसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाता है फिर देन वन आता है तो वर्ब आती है प्लूरल। जैसे मोर देन वन गर्ल हैज sung दिस सॉन्ग। और एक सेंटेंस आपका है मोर गर्ल्स देन वन हैव sung दिस सॉन्ग। अब देखिए बहुत सिंपल ढंग से, चीजों को रटो नहीं, बहुत सिंपल ढंग से समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बस हमें देखना है कि डूअर एक है तो वर्ब एक, डूअर ज्यादा है तो वर्ब ज्यादा। अब देखिए यहां पर देखिए कह रहा है कि मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन गर्ल हैज संग दिस सॉन्ग। तो यहां पर देखिए मतलब था कि कई लड़कियों ने तो गाना गाया, उसके बावजूद एक ने और गाना गाया। यहाँ पर बात हो रही है वन, वन गर्ल है तो हैज आया हुआ। और यहाँ पर देखिए क्या, मोर गर्ल्स देन वन, यानी कि एक के अपेक्षा कई लड़कियों ने गाना गाया है, तो यहाँ पर गाने वाली कई हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो बस याद रखिएगा मोर देन वन है तो सिंगुलर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर मोर के बजाय एक की बात होती है, और यहाँ पर मोर गर्ल्स देन वन है तो वन के बजाय कईयों की बात होती है तो वर्ब आएगी प्लूरल। अब बात करते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, बस इसके बाद दो और रूल्स। रूल नंबर 11 कह रहा है कभी कभी सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित एरर्स आती हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की एरर कैसी होती है उसकी बात करते हैं। एक सेंटेंस है ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन फ्यूचर। एक सेंटेंस है शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल। और एक सेंटेंस है he did not and will not go there। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ सिखानी है कि कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित एरर कैसी आती हैं। आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें दो, देखिए सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आपको पढ़ाया गया है, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक निश्चित क्रिया होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। लेकिन कभी भी मैं ग्रामर को कठिन बना करके अपना भूकाल दिखाते हुए कि मुझे इतनी रूल्स आते थे, ग्रामर आती है, ऐसे पढ़ाने की कोशिश मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं कभी भी बच्चों को वो नहीं दिखाता हूँ देखो मुझे क्या आता है। मैं हमेशा वो पढ़ाता हूँ जो उनके एग्जाम में जरूरी है, उनको सीखना है, जो उनके लिए सरल हो जाए। ग्रामर सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को आप ऐसे समझिएगा कि सपोज एक सेंटेंस होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, दो पार्ट होते हैं और दोनों में अपना अलग सब्जेक्ट होता है और अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और अलग वर्ब होती है। यानी अलग सब्जेक्ट, अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग वर्ब। बस यहाँ पर रूल ये होता है कि अगर हमारा कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें दो पार्ट है, दोनों के अलग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो रूल बस ये कहता है अगर ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम हैं तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं।
कॉमन मतलब होता है कि एक जगह लिखते हैं और एक जगह हम छोड़ देते हैं। जैसे सपोज यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, तो हम एक ही इज को लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो फिर नॉट कॉमन, तो फिर हम कॉमन नहीं करते हैं, हमें दोनों जगह लिखनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पर आपका इज है और यहाँ पर आपका आर आना है, तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर इज लिखेंगे और आर लिखेंगे। वही ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक जगह छोड़ दें। जैसे यहाँ भी गो है, यहाँ भी गो है, तो एक जगह गो को हम छोड़ देंगे, तो दोनों में कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका गॉन आना है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर गो है, तो दोनों जगह लिखा जाता है। अब देखिए इसमें एरर आपको देखनी है। पहला सेंटेंस हमारा देखिए क्या कह रहा है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस कैसे आएंगे। He has not and will not marry in future। एक पार्ट है यहाँ पर देखिए, हैज नॉट क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा आपकी वर्ब नहीं है, वर्ब गायब है। अब हमें देखना है कॉमन हो सकती नहीं हो सकती। और देखिए यहाँ पर विल के साथ क्या लिखा है, मैरी लिखा है। तो देखिए यानी कि जब यहाँ पर वर्ब नहीं लिखी गई, इसका मतलब यहाँ पर आपकी वर्ब पड़ी जाएगी मैरी। तो अगर हम मैरी लिखेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी यहाँ पर हमारी मैरी फर्स्ट फॉर्म है शादी करना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं काम करेगी, थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें यहाँ पर कॉमन नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैज नॉट मैरिड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी इन फ्यूचर। ऐसे देखिएगा। सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल। अब देखिए सी है तो इज सिंगुलर है, और यहाँ पर सिस्टर्स प्लूरल है, और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो ना का मतलब यहाँ पर इस पढ़ा जाएगा, क्योंकि ना होने मतलब कॉमन कर लिया गया, तो गलत हो जाएगा। सी है तो ठीक है, लेकिन सिस्टर्स है तो इसलिए आएगा सिस्टर्स ज्यादा है। सॉरी, यहाँ पर हम अगर सिस्टर्स करें, सिस्टर्स तो सिस्टर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, और ये आर जाएगा आर डल। ऐसे ही डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर। अब देखिए ही डिड नॉट एक ये पार्ट हो गया, विल नॉट गो देयर एक पार्ट हो गया। डिड नॉट के बाद यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो जब ना होने मतलब यही वाली वर्ब पड़ी जाएगी, तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, गो। और आपको पता है बच्चों, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए था, तो यहाँ पर हमें आपका गो ही चाहिए था, और गो आपका नहीं लिखा है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, सेंटेंस सही बन जाएगा। ये हो जाएगा ही डिड नॉट, यहाँ पर आ जाएगा गो, मतलब ये माना जाएगा, तो अब ये सेंटेंस सही है। तो ये हमने क्या सीखा कि अगर हमारा कंपाउंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सेम है तो कॉमन कर लीजिएगा, सेम नहीं है तो लिखिएगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बात करते हैं आज का नेक्स्ट और सेकंड लास्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सेकंड लास्ट रूल। लगभग ये वीडियो आपका कंप्लीट होने वाला है, ये क्लास आपकी ओवर होने वाली। सारे रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कि कभी कभी क्या होता है, वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। यानी रूल्स का नाम है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसे बच्चे कभी कभी वर्ब का इन्वर्जन भी कहते हैं, कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब का इन्वर्जन होता है, तो कब होता है हमें उसकी बात करनी है। तो पहला पॉइंट आपका ये है, और ये आपका रूल नंबर 12 है। तो पहला पॉइंट होता है, देखिए इन्वर्जन कब होता है, इन्वर्जन मतलब होता है वर्ब का उल्टा रूप। कब होता है कि अगर आपका व्हेन a sentence is introduced by a subject, sorry, by an adverb। पहला पॉइंट, अगर हमारा सेंटेंस मतलब बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू होता है, एडवर्ब मतलब शुरू होना, तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, वैसे आपको पता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्जन नंबर 1 कह रहा है कि अगर ये सेंटेंस हमारा पहले एडवर्ब से शुरू हो जाए तो ये इन्वर्जन हो जाता है, फिर यहाँ पर आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका इन्वर्जन नंबर 1। जैसे एक बहुत कॉमन सेंटेंस आपको देते हैं, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। अब देखिए इसका हिंदी है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट चुकी थी। सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन फिर भी नो सूनर एडवर्ब है, अतः पहले डिड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये इन्वर्जन होता है। ये एक और सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, हार्डली हैड ही रीच्ड होम when it began to rain। देखिए सेंटेंस है हार्डली हैड ही रीच्ड, वो मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन फिर भी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर एक और चीज सीखिएगा कि अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है तो देन लगाते हैं, और अगर हार्डली आता है तो वैन लगाते हैं, और इसका असली आता है तो भी वैन। एक और सेंटेंस आपको सिखाते हैं। सेंटेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको देते हैं, ये एरर्स बहुत आती है एग्जाम में। सेल्डम ही विजिट्स हिज अंकल। सेल्डम ही विजिट्स हिज अंकल मतलब वह कभी कभार अपने अंकल के यहाँ जाता है। अब देखिए सेल्डम आपका एडवर्ब है और आपको पता है कि अगर एडवर्ब पहले आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इस वर्ब से हम पता करें हमारा टेंस कौन है। और आपको पता जब जैसे ईएस आता है तो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगती है, तो ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा। और जब डज आएगा तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेल्डम डज ही विजिट हिज अंकल। ये आपका इन्वर्जन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं इन्वर्जन नंबर 2। देखिए इन्वर्जन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस, देखिए रूल नंबर इन्वर्जन नंबर 2 ये कब इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन नंबर 2 कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में विश, ब्लेसिंग या सपोजिशन होती है, विश ब्लेसिंग मतलब इच्छा, वरदान या सपोजिशन होता है, पूरी कल्पना होती है, तो इन्वर्जन हो जाता है। अब देखिए इन्वर्जन कैसे होता है, जैसे मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफल हों। सेंटेंस साधारण है लेकिन आपके लिए विश की जा रही है, तो पहले सब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ऐसे ही मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। सेंटेंस साधारण है, अफर्मेटिव है लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब देखिए इन्वर्जन है क्यों, क्योंकि आपने देखिए पढ़ा होगा जनरली कि मे पहले तब आता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो देखिए ये जब प्रश्नवाचक होता है तो मे पहले लगा, लेकिन यहाँ पर विश ब्लेसिंग है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। दूसरा देखिए सपोजिशन क्या होता है, सपोजिशन का मतलब होता है कोरी कल्पना। अब देखिए कोरी कल्पना कैसे होती है, जैसे सेंटेंस में अगर कल्पना देखिए कैसे होती है, अगर एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए तो इसका हिंदी होता है मानो कि। और फिर देखिए रूल क्या कहता है, सपोजिशन क्या कहती है, फिर चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है और वो वर आती है। जैसे इसकी हिंदी मानो कि जैसे वो चीज कल्पना किया, जैसे ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ लीडर। देखिए
वो बोलता है मानो कि नेता हो। अब देखिए है नहीं माना जा रहा है, तो भी ही के साथ क्या लगाया जा रहा है, वर्ब, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ये हमारा सपोजिशन कहला रहा है। और देखिएगा, सी वॉक्स एज दो सी वर अ क्वीन। अब देखिए वह चलती है मानो की, एज मीन्स मानो की रानी हो, है नहीं माना जा रहा है, तो सी के साथ क्या लगाया जाएगा, वर्ब। ये है सपोजिशन। एक और देखिएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता हूं, नहीं कल्पना की जा रही है, सपोजिशन है, इसलिए आई साथ वैसे बाद आता है, यहाँ पे क्या लगाया गया, वर्ब। तो ये आपका है कि अगर इन्वर्जन नंबर 2 कि अगर सेंटेंस में विश हो, ब्लेसिंग हो या सपोजिशन हो, एज इफ या एज वर आए या इफ आई आए, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब जो होती है वो जनरली वर लगाते हैं। कुछ चीजें आप प्रैक्टिस से सीख जाइएगा। तो ये हो गया इन्वर्जन का रूल। अब आपको बात करते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट रूल। लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित एरर आपके एग्जाम में बहुत आती है। याद रखिएगा, ये वो रूल है जिसकी एरर एग्जाम में जरूर आती है। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये जरूर आएगा, चाहे तो एरर के रूप में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए या इंप्रूवमेंट के रूप में आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस का रूल जरूर आता है। तो डालिएगा नेक्स्ट और लास्ट रूल आपका है कंडीशनल सेंटेंस। एरर, कंडीशनल सेंटेंस की एरर कैसी होती है, इन्हें शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों की एरर कैसी आती है। तो बच्चों याद रखिएगा, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक काम करने के लिए कोई ना कोई शर्त दी जाती है। जैसे या तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि वह पढ़ता है तो पास हो जाता है, यदि वह मेरी सहायता करता है तो मैं सफल हो जाता। तो देखिए कंडीशन जो होती है आपकी 4 तरह की होती है। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर, तीसरा सिंपल पास्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट। इन 4 तरह के कंडीशंस बनाए जाते हैं। तो रूल कहता है अगर सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट डिफरेंट का कंडीशन होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक कंडीशन पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक बात करी जाती है, यानी कि एक काम करने के लिए कोई ना कोई शर्त होती है। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ इसमें 2 पार्ट होते हैं और सेंटेंस हमेशा इफ या व्हेन से शुरू होता है। सेंटेंस हमेशा इफ या व्हेन से शुरू होता है और हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो देखिए रूल ये कहता है अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट का कंडीशन है तो दोनों पार्ट आपके सिंपल प्रेजेंट बनेंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपका सिंपल फ्यूचर है तो सेंटेंस आपका याद रखिएगा वही इफ या व्हेन से शुरू होगा और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन ये आपका एक बनता है सिंपल प्रेजेंट में और एक बनता है आपका सिंपल फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल फ्यूचर मतलब होता है शैल या विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सिंपल पास्ट है तो सेंटेंस तो आपका वही इफ या व्हेन से शुरू होता है, इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन पहला बनता है आपका सिंपल पास्ट में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरे में आपका वुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथा अगर पास्ट परफेक्ट है तो सेंटेंस तो आपका वही इफ या व्हेन से शुरू होगा, इसमें पहला बनता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरे में आपका हैड प्लस वर्ब की वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको अगर कंडीशनल सेंटेंस सीखनी है तो ये बस 4 कंडीशन सीख लीजिएगा, यानी पहला पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताते हैं। तो बस ये 4 कंडीशन याद रखिएगा।
कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल प्रेजेंट। जैसे ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे पहला सेंटेंस है, फर्स्ट है, इफ यू कम आई टीच यू, या तुम आते हो तो मैं पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट का है सिंपल का, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस सही है। अब अगर इसको हम फ्यूचर बनाएं, या तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आपका बनेगा इफ यू कम। अब देखिए या तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी में तो दोनों फ्यूचर हो, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहला बनता सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा बनता सिंपल फ्यूचर में। इफ यू कम और आगे हो जाएगा आई शैल टीच। अब अगर इसको सिंपल पास में कर दें तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा, सेकंड फॉर्म कर दीजिएगा, इफ यू केम कर देंगे, और जब सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो आगे आपका वुड आता है, यहां पर हो जाएगा आई वुड टीच यू। और अगर पास परफेक्ट हो जाएगा तो फिर यानी पहला बनता पास परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा इफ यू हैड कम आई वुड हैव, और आगे हो जाएगा टॉट यू। तो बच्चों देखिए ये हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस सिखाए रूल से, लेकिन अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। इसको अगर हम और सरल बना दें, कि अब आपको ये भी दिमाग में ना रखिएगा कि हमारा सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल फ्यूचर क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल फ्यूचर क्या है, परफेक्ट क्या है। आपको बस क्या याद रखना है, देखिए आपको सिंपल बातें याद रखनी है, आपको देखिए बिल्कुल मजा आ जाएगा, रट जाएगा कंडीशनल सेंटेंस, कभी नहीं भूलोगे। आप बस ऐसे सीखिएगा कि हमारी 4 तरह की कंडीशन होती है। देखिए कैसे सीखेंगे, 4 तरह की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि अगर हमारा 2 पार्ट है, देखिए सेंटेंस कैसे सीखेंगे, बहुत बढ़िया रूल। सेंटेंस हमेशा इफ एविडेंस से शुरू होगा, 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारा सेंटेंस सही है। कौन सा टेंस है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये सब झंझट छोड़ो। दूसरा देखिए कंडीशन, सेंटेंस हमारा इफ एविडेंस से शुरू हो रहा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपका शैल विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, समझ आएगा सेंटेंस सही है। तीसरी कंडीशन, सेंटेंस इफ एविडेंस शुरू हो रहा है, यहां पर सेकंड फॉर्म है, यहां पर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस सही है। चौथी कंडीशन आपकी होती है, सेंटेंस इफ एविडेंस शुरू होगा, यहां पर अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहां पर आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और सेंटेंस सही है। तो बस ये 4 फॉर्मेट याद रखिएगा। दोनों प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, सही है, फर्स्ट फॉर्म में शैल विल है, सही है, सेकंड फॉर्म है वुड है, सही है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव, और थर्ड फॉर्म में सही है। एक और चीज याद रखिएगा कि सेंटेंस में जो इफ एविडेंस शुरू होगा उसी में फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी में फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी में सेकंड फॉर्म आएगी, उसी में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, जो सेंटेंस हमारा इफ एविडेंस शुरू होगा, चाहे वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो। अब देखिए एरर कैसे आती है, जैसे इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। अब जब भी सेंटेंस चेक करनी है, बस आपको 4 फॉर्मेट चेक करने। कैसे चेक करने, यार ये शैल विल वाला ये वाला फॉर्म होता, रूल नंबर 2। तो कैसे चेक करोगे, यानी कि देखिए एक में शैल विल आएगी, एक में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें क्या दोनों में शैल विल लगा दिया गया तो गलत हो जाएगा। एक में फर्स्ट फॉर्म, अब हमने क्या था फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, जो इफ एविडेंस शुरू होगा, तो यहाँ पर इफ से शुरू हो रहा है, यानी ये आपका प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर आपका ही है, ये वाला विल हट जाएगा, और ही है तो यहाँ पर हो जाएगा कम्स, तो ये हो जाएगा इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। और देखिएगा if she sang a song he will marry him। अब देखिए यहां पर आपका sang है,
और यहाँ पर विल लगा हुआ है। तो आपको कैसे चेक करोगे कि अगर सेकंड फॉर्म आते तो आगे क्या लगाते, वुड लगाते, यानी गलत है, तो यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म आएगा, तो मैरी नहीं होगा, सेकंड फॉर्म हो जाता है मैरिड। तो इस तरह से आप चेक करेंगे और आपको याद हो जाएगा। एक और एग्जांपल, इफ ही वुड हैव हेल्प्ड मी, आई वुड हैव succeeded। अब देखिए बहुत इरादाती एग्जाम है, कैसे चेक करोगे, यहाँ पर देखिए इफ ही वुड हैव हेल्प्ड मी, आई वुड हैव सक्सेस, कैसे चेक करो सही है गलत है, हमें अपना फॉर्मेट चेक करना है कि वुड हैव वाला ये वाला फॉर्मेट होता है, लेकिन दोनों में वुड हैव नहीं आता है। एक में क्या आता है हेल्प प्लस थर्ड फॉर्म, एक में वुड हैव, तो ये वुड हैव तो ठीक है, लेकिन अब देखिए हेल्प प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ जाएगा, जो इफ एंड व्हेन से शुरू होगा, यानी ये हमारा वुड हैव गलत है, यहाँ पर हेल्प प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा सेंटेंस आपका इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड। और देखिए एरर कैसे आती है, बहुत बढ़िया मजेदार सेंटेंस, जैसे आई या आई टीच यू when you will pay me। अभी क्या कह रहा है, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तुम मुझे पे करोगे। तो मैंने कहा था जब फ्यूचर, जब देखिए एक में फर्स्ट फॉर्म है एक में सेल बिलो, ठीक होता है, लेकिन एक और बात मैंने कही थी कि फर्स्ट फॉर्म वहां जाएगा जो इफ व्हेन शुरू होगा। मैंने क्या किया कि व्हेन वाले में विल लगा दिया है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आया है, तो गलत हो जाएगा, ये विल नहीं आएगा, ये विल अब यहाँ पर लगेगा, ये हो जाएगा आई सेल टीच यू व्हेन यू पे मी। तो ये आपके थे कंडीशनल सेंटेंस एरर। मुझे लग रहा है आपको चारों फॉर्मेट याद हो गए होंगे। तो दोस्तों ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मुझे पूरा यकीन है अगर आपने ये 13 गोल्डन रूल्स नोट कर लिए हैं, सीख लिए हैं, तो आपका 70% स्पॉटिंग एरर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, आपको रूल्स पसंद आए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, दिल खोल को शेयर करें और ये उन तक पहुंचाएं जिनको वर्ब के गोल्डन रूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनका भला करेंगे तो आपको वो आशीर्वाद देंगे, आपका भला होगा। और अंत में यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।